हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मराना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ कंप्यूटर का एक नया टॉपिक। इसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स, उसके बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने पिछली वीडियो में बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें आप जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डीसीपी यूडीसी के क्लासेस में अक्सर पूछा जाता है। आज यहाँ पे हम इसे कवर करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। आज की क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फोर जनरेशन लैंग्वेज सीखेंगे, और ये डे 16 क्लास चल रही है। डीसीए, पीजीडीसीए और सीपीसीटी के लिए भी है। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में कवर करते हैं अपन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो मैंने पहले बताया था वीडियोस में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो मैंने पुरानी क्लासेस में बताया था। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप उस क्लास को ले लीजिए, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, हो सका तो वहां से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से इसकी पुराने वाली क्लासेस को आप कवर कर सकते हैं। तो बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए काम करते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर से ही किया जाता है। और सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोई भी प्रोग्राम का समूह जो किसी काम को करने के लिए बनाया जाए, किसी कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम का समूह जो किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, जो मैंने कल बताए थे, उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम हमारे काम करने के लिए बनाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वे सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हमारे किसी काम को करने के लिए, हमारे किसी जैसे कि चैटिंग करने के लिए, वीडियो देखने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ ऐप बनाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी ऐप आते हैं, तो आप ऐप क्या बोलते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन है। तो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ मैंने नाम स्पेशल बताए हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर नंबर 1। वर्ड प्रोसेसर आप एमएस वर्ड को कहते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखा है तो हम एमएस वर्ड के बारे में सिखा चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने बताई हैं, तकरीबन 20 से 21 क्लासेस उसमें दी हुई हैं। वहाँ पर आप अच्छे लेवल का एमएस वर्ड सीख सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ दिन में प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेके आने वाले हैं, जिसमें एमएस वर्ड के ऊपर प्रोफेशनल लेटर या कोई डिजाइनिंग की जाती है तो कैसे की जाती है वो उसमें हम आपको बताएंगे। तो एमएस वर्ड एक विजुअल बाइस का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये फुल फॉर्म होता है विज बाइस का। तो एमएस वर्ड एक विज बाइस प्रोग्राम है जिसमें हम पत्र लेखन जैसे काम करते हैं। इसमें पेज को बॉर्डर देना, क्लिप आर्ट लगाना, टाइपिंग करना, डिजाइनिंग करना जैसे काम को कर सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अक्षरों को डिजाइन कर लेते हैं, अक्षरों को छोटा बड़ा बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एमएस वर्ड भी हो सकता है, इसके अलावा पेज मेकर भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर माने जाते हैं। अगला दिया है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट। ठीक है। तो वे प्रोग्राम जिसमें हम किसी भी कंपनी या व्यवसाय के लिए प्रोग्राम फाइल बनाते हैं। आप जो फाइल देख रहे हैं डेस्कटॉप पर, जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको बनाया है आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो वो एक प्रेजेंटेशन फाइल है, और वो मैंने पावर पॉइंट से बनाया है। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम किसी भी कंपनी के लिए एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, जिसको प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है।
इसे प्रोजेक्टर की हेल्प से हम बड़ी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो आप रिकॉर्ड करके आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें हम पेज को स्लाइड कहते हैं। इसमें हम पेज पर काम करते हैं, स्लाइड पे काम करते हैं और स्लाइड के ऊपर कई सारे इफेक्ट और एनिमेशन डाल सकते हैं, साउंड भी डाल सकते हैं, जैसे कि MS पावर पॉइंट। अगर आपने पावर पॉइंट नहीं सीखा है तो ये भी आप हमारी पावर पॉइंट की क्लास में जाकर सीख सकते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल। मतलब क्या होता है इसका? एक्सेल। तो स्प्रेडशीट क्या है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टेबल में लिखे हुए डाटा को या टेबल के रूप में डाटा को लिख सकते हैं और इसमें बिना बनी हुई फाइल में डाटा पर काम भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक टेबल के अंदर हम काम करते हैं, जैसा आपने एक्सेल में देखा होगा। एक्सेल में टेबल के अंदर डाटा हम डालते हैं, सेव करते हैं और इसके लिए इसमें पहले से कई फार्मूला दिए होते हैं, फंक्शन दिए होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, एवरेज, काउंट, सम आदि को कर सकते हैं, जैसे कि MS एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम टेबल के फॉर्म में डाटा रिकॉर्ड करते हैं और उस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि MS एक्सेल। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि MS एक्सेस। तो यह एक प्रोग्राम होता है और ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यवसाय के लिए एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि मैंने डाटा सेव किया, डाटाबेस में सेव कर दिया, डाटाबेस में सेव कर दिया, डाटाबेस में डाटा सेव कर दिया। ऐसे आपने कई बार शब्द सुने होंगे। तो डाटाबेस क्या है? एक टेबल जैसी संरचना होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर वस्तु से संबंधित या किसी एंटिटी से संबंधित डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से संबंधित डाटा उसमें सेव किया जाएगा टेबल के अंदर। तो वो टेबल जो बनाई गई है, जो सॉफ्टवेयर फाइल बनाई गई है, उस फाइल को हम डाटाबेस फाइल कहते हैं और ये फाइल MS एक्सेस में बनाई जाती है। MS एक्सेस के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इनको बनाया जाता है, तो उन्हें हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी व्यवसाय के लिए एक डाटाबेस को तैयार कर सकते हैं। इसमें व्यवसाय के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसमें बनने वाली फाइल का नाम जो होता है तो डाटाबेस फाइल कहा जाता है। MS वर्ड में फाइल बनती है, उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, वो वर्ड प्रोसेसर हो गया। पावर पॉइंट में फाइल बनती है, उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो प्रेजेंटेशन फाइल हो गई। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बनती है या स्प्रेड वर्कबुक बनती है, इसलिए इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS एक्सेस के अंदर हम जो फाइल बनाते हैं उसको हम डाटाबेस फाइल कहते हैं। तो MS एक्सेस क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो डाटाबेस यानी कि MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम MS एक्सेस की तरह टेबल बना सकते हैं, तो उनको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि मैंने आपको MS ऑफिस की क्लास में बताया है कि स्टार ऑफिस, लोटस ऑफिस, MS ऑफिस, स्मार्ट ऑफिस, WPS, ये सब के सब ऑफिस पैकेज होते हैं और ये सब के सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके किसी काम को करने के लिए बनाए गए हैं। MS वर्ड हम लेटर बनाते हैं, कंप्यूटर उसमें काम नहीं करता। MS वर्ड के बाद पावर पॉइंट में हम अपने लिए काम करते हैं, कंप्यूटर के लिए कोई काम नहीं होता। एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं, कंप्यूटर के लिए कोई काम नहीं होता। एक्सेस से हम अपने लिए काम करते हैं, एक्सेस पे कंप्यूटर के लिए कोई काम नहीं होता। तो सारे सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, जो नाम नहीं दिया है स्लाइड के अंदर मैंने, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होता है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग के लिए, जैसे टैली, तो टैली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, है ना, ऑडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, फोटोशॉप वगैरह, वो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 डिस्क्राइब किए हैं, तो अगर आप एग्जाम में 4 लेके आएंगे आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी याद आते हैं, तो आप उनके बारे में अगर 1-2 लाइन लिख के आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा मैटर कवर हो जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज आपकी, सामने वाले को नॉलेज पता चलेगी कि हाँ आपको और भी चीजें आती हैं। 4GL लैंग्वेज क्या है, समझाइए। तो 4GL लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज, वो भाषाएं जो चौथी पीढ़ी में बनी होंगी। वे भाषाएं जो चौथी पीढ़ी में, यानी कि 4 जनरेशन लैंग्वेज जनरेशन बनी, उनको हम 4GL लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज 3rd जनरेशन की भाषा से सरल होंगी, जाहिर सी बात है, और अच्छी भी होंगी। इसमें ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड रहते हैं, थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूं मैं। ज्यादातर 4 जनरेशन लैंग्वेज विजुअल होती है। विजुअल क्या है इसके बारे में भी मैंने पहले बता दिया है। विजुअल मतलब जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स, इमेज, बटन, टेक्स्ट बॉक्स आदि को
कोडिंग करके डिजाइन नहीं करना पड़ता, बस इनको हम डायरेक्टली ड्रैग करके या क्लिक करके हम यूज कर लेते हैं। इसके लिए इसमें काम करना, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें काम करना आसान हो गया है। इसका प्रयोग वो भी कर सकता है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है या कंप्यूटर कोडिंग का ज्यादातर ज्ञान नहीं है, वो भी इसमें अपना सॉफ्टवेयर आसानी से बना सकता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। अपने माइक्रो कंप्यूटर में भी इनको चला सकते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है उनको हम अपने माइक्रो कंप्यूटर में भी, यानी कि अपने डेस्कटॉप पीसी में, लैपटॉप पीसी में भी चला सकते हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह को बना सकते हैं। विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक आदि इस लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। विशेषता है कि सीखने में बहुत आसान होती है क्योंकि विजुअल और इंग्लिश में होती है। जीयूआई का इस्तेमाल किया गया है, ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। इसके कोड याद रखना आसान है क्योंकि ये टोटल इंग्लिश में होता है। हानियां हैं कि इसके लिए कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। हल्के फुल्के कंप्यूटर पर ये लैंग्वेज ढंग से काम नहीं करती है और इसमें प्रोग्रामिंग करने वाले के लिए ज्यादा विशेषता आवश्यकता नहीं होती। कोई भी इंसान इसमें कोडिंग करता है तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि सब कुछ बना बना मिलता है पहले से, तो इसमें आपको ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं पड़ती है। इसलिए आप ज्यादा एक्सपर्ट बंदे या आपकी जो नॉलेज है, बुद्धि है, वो कम होती जाती है, तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी समय के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई ज्यादा कमेंट, कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो ज्यादा विशेषज्ञता का आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए परिणाम स्वरूप लोगों की नॉलेज धीमे धीमे कम होती जा रही है। और अगर आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास जब मोबाइल नहीं था तो आपको कई लोगों के मोबाइल नंबर याद रहते थे, अपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पापा के, मम्मी के, सबके मोबाइल नंबर याद रहते थे जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं था। अब मोबाइल फोन में नंबर सेव कर लेते हैं तो हमें अपना नंबर भी ढंग से याद नहीं रहता। हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारा पहला नंबर कौन सा था, हमारा दो नंबर है तो एक नंबर कौन सा है, एक नंबर कौन सा है, लोगों को याद नहीं करता क्योंकि हमारी ये बुद्धि कम होती जा रही है। हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं, नंबर लिया सेव कर लिया, नंबर लिया सेव कर लिया, हम याद ही नहीं करते, तो हमारी बुद्धि कम होती जा रही है। उसी प्रकार से अगर आप चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि का विकास कम होता जाएगा और आपकी बुद्धि मंद होती चली जाएगी। तो परिणाम स्वरूप ये भी इसका नुकसान है। दो नुकसान है कि इसके लिए हमें हैवी कंप्यूटर चाहिए और इसके उपयोग से, इसके इस्तेमाल से इंसान की बुद्धि कमजोर होती चली जाती है। जो दो नुकसान है इसके। इसके बाद और भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसके कोड को पहले कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़े से स्लो काम करते हैं कंप्यूटर, ये भी एक इसकी कमी है। आप ऐसी चीजों को इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि मैं पहले इन लैंग्वेज के बारे में बता चुका हूँ, इनके फायदे नुकसान के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें, वहां जाकर आपकी नॉलेज काफी ज्यादा तगड़ा हो सकती है, बहुत तगड़ी नॉलेज बन सकती है, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर सब चीजें दोबारा रिपीट करूंगा, बार बार बोलूंगा, तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और लोग बोलेंगे सर एक ही चीज को बार बार पढ़ाते रहते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट, कम कम लैंग्वेज में दो लाइन के द्वारा, तीन तीन लाइन के द्वारा आपकी चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपकी वीडियोस को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। अब चौथी पीढ़ी की कुछ भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं? बहुत सारी भाषाएं हैं। प्रेजेंट में 200 से भी ज्यादा लैंग्वेज हैं जो कि चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज मानी जाती हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और ज्यादातर लोग उन पर काम करते हैं और उनके नाम एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। उनके बारे में बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, फोर्ट्रॉन के बारे में दिया है। पहली आपकी दी है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आप फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। यह पहली वैज्ञानिक भाषा है, इसका विकास 1975 में हुआ था। ध्यान रखना, यह पहली वैज्ञानिक भाषा है। कई बार पूछा गया है कि पहली वैज्ञानिक भाषा कौन सी होती है, तो बताएंगे पहली वैज्ञानिक भाषा जो होती है वो फोर्ट्रॉन होती है। फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। कोबॉल, कोबॉल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस मतलब होता है वाणिज्य, व्यापार। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल व्यापार में किया जाता है? तो उसका आंसर होगा कोबॉल। क्या होगा इसका आंसर? कोबॉल। ऐसे हल करेंगे आप, नाम से हल करेंगे। पेपर में आपके में आएगा ऑब्जेक्टिव, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पूछा गया पहली लैंग्वेज कौन सी है, आप बताएंगे फोर्ट्रॉन, आप याद कर लीजिए फोर्ट्रॉन पहली लैंग्वेज है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पहली वैज्ञानिक भाषा। कोई पूछता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वाणिज्य में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, तो आप बताएंगे कोबॉल, क्योंकि फुल फॉर्म उसका क्या है? कॉमन ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम से बताएंगे आप, पेपर में नाम पढ़ेंगे, आपको आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया पास्कल। पास्कल जो लैंग्वेज है, पास्कल, पास्कल का नाम क्या है? ब्लेस पास्कल ने बनाया था, इसलिए ब्लेस पास्कल की वजह से पास्कल नाम दिया गया है।
और इसको 1970 बनाया गया। इसका विकास क्या के लिए किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। कौन सी लैंग्वेज है जिसके द्वारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं? तो पास्कल एडिंग मशीन। ब्लैस पास्कल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या बनाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बनाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। तो ब्लैस पास्कल, पास्कल एडिंग मशीन बनाई। ब्लैस पास्कल की वजह से पास्कल पास्कल लैंग्वेज बनी, और पास्कल लैंग्वेज के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है सी लैंग्वेज। याद कर लीजिए, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें से ज्यादातर लैंग्वेज एटी एंड टी प्रयोगशाला में बनाई गई हैं। तो सी लैंग्वेज का विकास किस प्रयोगशाला में हुआ है? पेपर में कई बार पूछा गया है, तो बताएंगे एटी एंड टी बेल प्रयोगशाला। एटी एंड टी बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है, और 1972 में से बनाया गया। सी लैंग्वेज को 1972 में बनाया गया, और किसने बनाया? डेनिस ऋषि ने बनाया। जो कुछ नाम बहुत ज्यादा फेमस है, याद करना पड़ेंगे आपको कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया है? डेनिस ऋषि ने बनाया है सी लैंग्वेज को 1972 में। और कहाँ बनाया था? AT&T प्रोग्रामिंग प्रयोगशाला के अंदर। और ये लैंग्वेज जो थी सी लैंग्वेज, वो कैसी लैंग्वेज थी? प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। वहीं पे सी प्लस प्लस कैसी थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है? सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है? सी प्लस प्लस। तो दूसरा नंबर दिया है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस मतलब सी के बाद की चीज, सी के बाद बनाया गया सी प्लस प्लस को, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज थी कौन सी लैंग्वेज? प्रोसीजरल। कोई प्रोसीजर तो डिपेंड रहती है, फंक्शन डिपेंड रहती है फंक्शन पे, ना कि ऑब्जेक्ट पे। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस में बनाया गया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पर डिपेंड लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट, और सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका विकास 1980 में। कुछ नाम याद करने पड़ेंगे आपको। सी लैंग्वेज बनाई किसने? डेनिस ऋषि ने। और सी प्लस बनाई है बीजर्ने स्टार्टअप ने। बीजर्ने स्टार्टअप ने इसको बनाया है। तो इसको बीजर ने स्टार्टअप ने बनाया है। किसने बनाया है सी लैंग्वेज को? सी लैंग्वेज को बनाया है बीजर ने स्टार्टअप ने बनाया है, और उसको भी एटी एंड टी बेल प्रयोगशाला के अंदर। जहां पर सी लैंग्वेज बनाई गई है उसी प्रयोगशाला में सी प्लस प्लस को विकसित किया गया है, और इसको बीजर ने स्टार्टअप ने किया है। ठीक है, उस तरफ जो डेनिस ने किया सी लैंग्वेज को, बीजर ने किया है सी प्लस प्लस को, और सी लैंग्वेज की है डेनिस ने। अगला दिया जावा। जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा को बनाया है सन माइक्रो सिस्टम ने। याद करना पड़ेगा, जावा को बनाया है किसने? सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को बनाया है। और कब बनाया है? 1990 में। सन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसने बनाई जरूर याद कर लेना। पर कैसी लैंग्वेज है? जावा का गुण बताइए। ये कुछ चीजें क्या होती है क्वेश्चन में, ये पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं गुण पूछी जाती है। सी लैंग्वेज की गुण क्या है? सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। याद कर लीजिए, गुण याद कर लीजिए। किसने बनाया? याद कर लीजिए, डेनिस ऋषि ने बनाया। इंपोर्टेंट है। सी प्लस प्लस का गुण क्या है? कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। याद कर लीजिए, ये चीजें पूछी जाती है पेपर में। किसने बनाई? विजर ने स्टार्टअप में बनाई। ठीक है, ऐसे ही जावा किसने बनाई? सन माइक्रो सिस्टम में बनाई। तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर दोनों में अंतर क्या है? जावा में कुछ अलग तो होगा, कुछ अलग है वो ध्यान रखिए। कैसी लैंग्वेज है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सब पे काम करती है, विंडो लाइनक्स सब पे काम करती है। ठीक है, सी प्लस प्लस का फिर भी एक उसका क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, क्या वो लाइनक्स में काम करती है। लेकिन जावा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, विंडो लाइनक्स सब में ये काम कर सकती है। क्लियर हो गया जब तक? और दूसरी विशेषता क्या है कि जावा फ्री भी है। जावा एक फ्री लैंग्वेज है, फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री सॉफ्टवेयर फ्री लैंग्वेज है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज वगैरह फ्री नहीं होती, ये आपको खरीदना पड़ती है काम करने के लिए। जावा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से अंतर हैं और लैंग्वेजेस में। इसकी वजह से एक दूसरे को उन्हें अलग माना जाता है। फॉरट्रन की अलग पहचान है, कोबोल की अलग पहचान है, पास्कल की अलग है, सी लैंग्वेज की अलग है, सी प्लस प्लस की अलग है, जावा की अलग है। इसके अलावा बेसिक लैंग्वेज और मैंने बताई थी, वो बेसिक लैंग्वेज जो होती है उसका नाम है बेसिक का मैंने नाम बताया नहीं है। बेसिक का पूरा नाम है BASIC। फुल फॉर्म लिख लेना इसका, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिंग इंस्ट्रक्शन कोड।
बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये पहले वीडियो में आ चुका है एक बार क्लास में। तो बेसिक का फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो बेसिक नाम ही जिसका बेसिक है, तो इसका इस्तेमाल बेसिकली लोगों को, बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए करते हैं। तो बेसिक का इस्तेमाल करने के लिए करेंगे, बेसिक का इस्तेमाल बच्चों को बेसिक सिखाने के लिए, है ना। तो बेसिक का इस्तेमाल बच्चों को बेसिक सिखाने के लिए करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए इसको आप। और लैंग्वेज है पाइथन, ये बहुत चल रहा है आजकल पाइथन लैंग्वेज। पाइथन के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। पाइथन 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 क्या है? ये भी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी है। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल वेब बिल्डिंग में, यदि आपको बनानी है, वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कोई ऐप बनाना है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रिप्टिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका काम लिया जाता है। पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। तो पाइथन भी एक अच्छी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा, जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज, वेबसाइट, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रिप्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें इस्तेमाल करते हैं पाइथन का। तो पाइथन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने में? जी नहीं, पाइथन का इस्तेमाल करते हैं वेब पेज बनाने में। ध्यान रखना है आपको। कुछ चीजें पूछी जाती हैं, पता नहीं होता। हाँ, सी लैंग्वेज भी वही प्रोग्रामिंग कर रही है, सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग कर रही है, जावा भी कर रही है। तो फिर अंतर क्या है भाई? सी लैंग्वेज में अंतर है प्रोसीजरल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और फ्री भी है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है लेकिन ये वेब एप्लीकेशन के लिए है। हालांकि वेब एप्लीकेशन जावा से ही बना सकते हैं अपन, लेकिन पाइथन स्पेशल होती है वेब पेज के लिए। पाइथन लैंग्वेज वेब पेज के लिए स्पेशल लैंग्वेज है। इससे अपन वेब ऐप, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट डाटा को इजीली बना सकते हैं। सीएसएस का क्या होता है? सीएसएस का पूरा नाम कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये फुल फॉर्म पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि सीएसएस का पूरा नाम क्या है। याद कर लीजिए, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका पूरा नाम है। ये एक प्रकार की लैंग्वेज है ये, जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। सीएसएस भी एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम एक टूल कह सकते हैं अपन इस प्रकार से, और इसमें अपन अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। सीएसएस एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसे W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसिडर्म द्वारा विकसित किया गया है। तो सीएसएस को किसने बनाया है? W3C ने बनाया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने बनाया है। सीएसएस का पहला वर्जन 1996 में पब्लिश किया गया और इस समय इसका CSS 3 वर्जन चल रहा है प्रेजेंट में। हो सकता है नया आ गया हो। पीएचपी, तो पीएचपी भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इसमें बहुत ही चलता है पेपर में। कभी पूछा गया है कि पीएचपी का पूरा नाम क्या है, कई बार पूछा गया है। सीएसएस का पूरा नाम, पाइथन क्या है, पीएचपी क्या है, इसके बारे में ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, इनको आप जरूर याद कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्पिटिशन के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डीसी में लिखने के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीएचपी, पीएचपी का पूरा नाम, ये गलत लिखा हुआ है, पर्सनल होम पेज फॉर्म होता है इसका, पर्सनल होम पेज। हाइपरटेक्स्ट प्रोसीजर है ये, एक प्रकार की हाइपरटेक्स्ट प्रोसीजर ही होता है पीएचपी। ये फुल फॉर्म नहीं बताया, फुल फॉर्म बताऊंगा आगे में। ये फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। पीएचपी का पूरा नाम पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर है, ये गलत है। एक्चुअल में पीएचपी एक प्रोसीजर ही है, प्रोसीजर लैंग्वेज कह सकते हैं पर इसको, प्रोसीजर हाइपर टेक्स्ट टाइप का ही होता है ये। लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म होती है पर्सनल होम पेज। पी से पर्सनल, एस से होम, फिर पेज, पर्सनल होम पेज इसका पूरा नाम है। यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। पीएचपी के द्वारा भी हम वेबसाइट, वेब पेज को बना सकते हैं। किसी वेबसाइट के एचटीएमएल और सीएसएस कोड को देखा जा सकता है। अगर आपने सीएसएस में कोडिंग की है, एचटीएमएल से वेबसाइट बनाई है,
तो आप उस वेबसाइट के कोड को देख सकते हैं, लेकिन पीएचपी के कोड को यूजर देख नहीं सकता, ये सिक्योर रहते हैं। तो सिक्योरिटी के पर्पज से पीएचपी का डेवलपमेंट किया गया है, क्योंकि इसके कोड को हमेशा सर्वर में रखा जाता है और कभी भी क्लाइंट इसके कोड को देख नहीं सकता। अगर आपने अपनी वेबसाइट को पीएचपी में नहीं बनाया है, एचटीएमएल में या सीएसएस के थ्रू बनाया है, तो कोई भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट के कोड को देख सकता है, उसकी कोडिंग को पता कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज के थ्रू इसके कोड को कहाँ डाला जाता है, सर्वर में, और पीएचपी के थ्रू जो कोडिंग करते हैं, पीएचपी में कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो पूरे कोड सर्वर में सेव रहते हैं, वहां से डाटा क्लाइंट के पास नहीं पहुंच पाता है, तो क्लाइंट उसके कोड को देख नहीं पाता है। 1994 में रास्मुस लॉर्डर्फ रास्मुस लॉर्डर्फ ने अपने ऑनलाइन रिज्यूम वाली वेबसाइट में आने वाले वर्जन को काउंट करने के लिए पीएचपी को बनाया था। इन्होंने अपने रिज्यूम के लिए इसे बनाया था, ना कि वेबसाइट के लिए, और जिसे पर्सनल होम पेज टूल नाम दिया गया। पर्सनल होम पेज यानी कि पीएचपी, ये एक टूल होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, कोडिंग वोडिंग नहीं करते इसमें अपन, टूल है जिससे बस क्लिक कर करा के अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। तो इसको अपन पर्सनल होम पेज टूल नाम दिया गया था। पीएचपी असल में एक सॉफ्टवेयर है, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करते इसमें अपन। पीएचपी असल में एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब सर्वर में इंस्टॉल रहता है, और यहाँ पर हम वेब डेवलपर जो होते हैं उसके द्वारा किसी भी टास्क को परफॉर्म किया जाता है और वेबसाइट को बना लिया जाता है। तो पीएचपी कोई कोडिंग वाली लैंग्वेज नहीं है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसमें अपन जैसे कि यूनिकोड होता है ना, यूनिकोड एक सॉफ्टवेयर है, कोई फॉन्ट नहीं होता। उसी प्रकार से पीएचपी कोई कोडिंग करके बनाने वाली वेबसाइट नहीं है, बल्कि पीएचपी एक सिंपल तरीका है जिससे अपन बड़ी इजीली वेबसाइट को बना सकते हैं और ये सर्वर के थ्रू टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि पीएचपी के थ्रू बनाई जाती हैं, और आप देख भी रहे हैं, और बहुत आराम तरीके से बहुत ही कम समय में हम वेबसाइट को पीएचपी से बना लेते हैं। अगर नहीं बनाना आपको आता है तो आप यूट्यूब पर तमाम लोग पड़े हुए हैं जो दिखाते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू बनाते हैं वेबसाइट फ्री में। तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से बनाते हैं वेबसाइट। तो वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट हम बनाते हैं, वो भी एक प्रकार से पीएचपी की तरह ही होता है। कुछ कोडिंग नहीं करना पड़ता, बस क्लिक करते हैं, ऑप्शन डालते हैं, हमारा पेज इजीली बन जाता है, डिजाइन कर लेते हैं वेबसाइट को। तो उसके लिए कोई कोडिंग वगैरह हमको नहीं करनी पड़ती है। तो पीएचपी एक टूल है, कोई लैंग्वेज या कोडिंग वाला सिस्टम नहीं है। ये टूल है जो कि जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बड़ी इजीली डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बना करके उसे यूज में ला सकते हैं। पीएचपी का पूरा नाम जरूर याद कीजिएगा, फुल फॉर्म होता है इसका पर्सनल होम पेज, ना कि हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर। ये तो केवल तो लिख दिया कि एक प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोसीजर है, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, इसलिए ये फुल फॉर्म होता है इसका पर्सनल होम पेज पीएचपी का। ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर के टाइप बताए मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, डाटाबेस। इसके अलावा आप अकाउंटिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी जोड़ सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी जोड़ सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोड़ सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद चौथी पीढ़ी में जो लैंग्वेज आती है वही मैंने आपको बताई। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज को बताइए, तो ये इतनी सारी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेंगी। ठीक है, जिसमें सी लैंग्वेज, मतलब फॉर्ट्रॉन, पास्कल, कोबॉल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, सीएसएस, 9 लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, वो आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेंगी। और ये चीजें कंपटीशन में भी आती हैं, जिसमें पूछा जाता है सी लैंग्वेज के बारे में किसने बनाई, सी प्लस प्लस किसने बनाई, कब बनी, सी का सुपरसेट क्या है, सी प्लस प्लस होता है। ठीक है, जावा लैंग्वेज किसने बनाई है, पाइथन क्या है, पाइथन का यूज क्या है, सीएसएस क्या है, सीएसएस का यूज क्या है, पीएचपी का यूज क्या है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ कवर कराई, और ये सब चीजें कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप जरूर याद कीजिए अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि हम आपके लिए नई वीडियो बना के आपके सामने लेके आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।